नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में कल की क्लास में अपनों ने शुरू किया था व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो देखते हैं और कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो बढ़ाते हैं आज की क्लास को आगे। तो इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण शिक्षण अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे, व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य कल की क्लास में अपनों ने देखे थे। इसके साथ साथ यदि अपन देखें कि भाई और कौन कौन से उद्देश्य इस संबंध में हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्याकरण ही वह विधा है जो भाषा को एक रूप प्रदान करती है। एक रूप का मतलब देखिए, कहते हैं ना कि कोस कोस पर भाषा बदलती है, ये एक कहावत है। तो कोस कोस पर भाषा बदलती है। यदि इस प्रकार से एक कोस पे, कोस का मतलब शायद 3 किलोमीटर होता होगा, परंतु अपने को सिर्फ और सिर्फ मुहावरे के अर्थ में लेना है। तो कोस कोस का मतलब कि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती है, अपने अलग शब्द भी होते हैं। तो इस प्रकार से इस भाषा को, अगर इस भाषा का अध्ययन किया जाए तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन बीकानेर क्षेत्र में जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी, जोधपुर में जाएंगे तो परिवर्तित हो जाएगी, जयपुर में जाएंगे तो बदल जाएगी, इधर शेखावाटी क्षेत्र में जाएंगे तो बदल जाएगी। तो उसका कोई भी सर्वमान्य रूप नहीं होता। और जब सर्वमान्य कोई रूप ही नहीं होता तो क्या आप उस भाषा को क्लास में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि भाई व्याकरण के माध्यम से एक भाषा ऐसी हो जिसको पढ़ाया जाए और जिसको एक रूप प्रदान किया जाए। एक रूप का मतलब हुआ सर्वमान्य रूप, सर्वमान्य रूप। अब हिंदी को पढ़ाया जाता है स्कूलों में, हिंदी को पढ़ाया जाता है, तो हिंदी का अपना एक व्याकरण है और ये व्याकरण हिंदी भाषा को सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। ऐसा रूप जो सब, या ऐसा रूप जिसे सब लोग स्वीकार करते हैं। तो सब लोग स्वीकार करते हैं तो वो उसकी ये विशेषता भी रहती है कि जैसी बीकानेर में हिंदी की व्याकरण है वैसी ही जोधपुर में होगी। यानी स्कूलों में सब जगह एक रूपता होगी, तभी इसको पढ़ाया जाना संभव होगा। तो ये चीज भी कौन करता है? ये व्याकरण ही करता है। व्याकरण द्वारा ही संभव हो पाता है कि अपन भाषा को एक रूप प्रदान करें। तो भाषा को एक रूपता प्रदान करना, भाषा को एक रूपता प्रदान करना भी व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अर्थात व्याकरण के द्वारा हम ऐसे नियम तय कर देते हैं कि इन्हीं नियमों पर व्याकरण चलेगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ाइए, किसी भी जगह पढ़ाइए। तो इससे सर्वमान्य रूप मिल जाता है और हम अच्छे से सीख सकते हैं। और यदि अपन हिंदी बोलते हैं तो इंडिया के, भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अपने को हिंदी भाषा सब जगह समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रूप होता है हिंदी भाषा का, अपना एक मानक व्याकरण है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जब व्याकरण ही इसको एक रूप प्रदान करता है, सर्वमान्य रूप देता है, उसको संरक्षण देता है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी की सारी तो विशेषताएं सहचर की हो सकती है, साथी की हो सकती हैं? तो इसलिए व्याकरण को भाषा का सहचर माना जा सकता है, सहचर माना जा सकता है। ये उद्देश्य किस रूप में है? उद्देश्य इस रूप में है कि भाषा का वह सहचर बन जाता है। तो भाषा का सहचर बनना भी व्याकरण का उद्देश्य होता है, ताकि वह साथ साथ चले, उसको सर्वमान्य रूप दे और उसका संरक्षण भी करे। जिस प्रकार से अपना कोई प्रिय मित्र होता है, अपना कोई साथी होता है जो हमेशा हमारा साथ देता है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है, तो व्याकरण भी यही करता है, भाषा के साथ सदैव चलता है। भाषा में जो सही है, गलत है, उसका निर्णय भी ये करता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भाषा का सहचर है।
इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए एक लेखक कुछ भी लिखना चाह रहा है, लेखक लेखन कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है कि लेखक जो लेखन कार्य करेगा वो चाहेगा कि उसके द्वारा लिखित जो भी कुछ भी लिखा है उसने, चाहे कविता लिखी हो, निबंध लिखा हो, कहानी लिखी हो, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जानने पसंद करें। ये इसकी विशेषता होती है। तो अब लेखक यूं चाहता है कि भाई मेरी रचना ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि वो इस प्रकार के स्वरूप में लिखे या इस प्रकार की भाषा में लिखे ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। अब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देती हूं। तुलसीदास जी को सब जानते हैं, अपन तुलसीदास जी के नाम से परिचित है। इसके साथ साथ एक ये तो हुए हैं भक्ति काल में, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं जो हिंदी से नहीं है तो उनको कोई मतलब नहीं है, वो भी तुलसीदास जी का नाम जरूर पहचानते हैं। तो तुलसीदास जी हो गए और एक कवि और है केशवदास जी, वो रीति काल में हुए थे, परंतु अपने को ये मतलब ही नहीं है कि वो कहां से हुए, कैसे हुए। आप तो सिर्फ ये बात याद ध्यान में रखो कि भाई एक व्यक्ति तो था तुलसीदास जी, एक व्यक्ति तो थे तुलसीदास जी और एक थे केशवदास जी। दोनों ही उत्कृष्ट कवि हुए हैं। इन्होंने भी राम की भक्ति की और इन्होंने भी राम की भक्ति की। इन्होंने भी राम की भक्ति में एक ग्रंथ लिखा, मेरे बोलने से पहले आपके मस्तिष्क में आ गया होगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस लिखा और इन्होंने लिखा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका दोनों ने ही राम की भक्ति में ग्रंथ लिखा। अब इस नाम से तो आपको पहले से परिचित है, मेरे तुलसीदास नाम कहते ही आपको याद आ गया होगा रामचरितमानस। तो इसको तो सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, सब लोग पसंद भी करते हैं, हमारा धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं, जबकि इसको कोई नहीं जानता। इसको वही बच्चा जानता है जो हिंदी पढ़ रहा है और हिंदी में भी लिटरेचर पढ़ रहा है, साहित्य पढ़ रहा है, वही व्यक्ति जानता है। तो ये ज्यादा आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि केशवदास जी ने अपने आप को कवि सिद्ध करने के लिए बहुत कलिष्टता दे दी, इसमें बहुत कठिन कठिन शब्द दे दिए, जबकि तुलसीदास जी ने सामान्य उस समय उनके यहाँ बोली जाने वाली अवधी जो आम बोलचाल की भाषा थी, क्योंकि भगवान राम अयोध्या के हैं और वहां की भाषा अवधी है, तो उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में लिखा, लोगों को समझ में भी आया, लोगों ने पसंद भी किया। अब ये समझ में नहीं आया तो पसंद कैसे करेंगे? तो इसलिए लेखन कार्य के लिए, लेखक के लेखन कार्य के लिए भी सहयोग कौन करता है? व्याकरण करता है, ताकि वो सीधा सा सरल सा रूप है वो अपनी रचना को प्रदान कर सके, दे सके, और जिससे क्या होता है उसकी रचना ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जाए। तो हम यहां पर यूं भी कह सकते हैं, लेखक द्वारा लेखन कार्य हेतु शैली का या फिर अपन यूं कहें शैली का शुद्ध रूप जान पाना। लेखक द्वारा लेखन कार्य हेतु शैली का शुद्ध रूप जान पाना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। वह शुद्ध रूप जान पाएगा तो सामान्य से शब्दों में, सामान्य सी भाषा में जो सर्वमान्य रूप है जिसको सब लोग जानते हैं उसमें अपनी रचना लिखेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो उसको पसंद भी करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हुए कुछ उद्देश्य। इसके बाद भी अपन आगे भी उद्देश्य देखते हैं और उद्देश्य देखते हैं, और उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं तो देखते हैं अपन। देखिए,
इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई अन्य भाषा को जानने के लिए, अन्य भाषा को जानने के लिए व्याकरण ज्ञान आवश्यक है। ये कैसे संभव है? देखिए, हिंदी के आधार पर अंग्रेजी सिखाना। अब मान लीजिए कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, बीए कर रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पर है, और उस समय वो कंपलसरी पेपर पढ़ने के लिए क्लास में गया, क्योंकि बीए का बच्चा हो सकता है कि उसके पास लिटरेचर, अपन लिटरेचर वाले को ही लेते हैं, अंग्रेजी ले रखी है उसने, इंग्लिश ले रखी है, ठीक है, लिटरेचर का बच्चा है, और जैसे ही मान लीजिए कि बीए में गया, परंतु वो है हिंदी मीडियम का, मीडियम उसका हिंदी है परंतु अंग्रेजी पढ़ता है। जैसे ही बीए की क्लास में गया, टीचर ने, अध्यापक ने क्या शुरू कर दिया, इस समय तो लेक्चरर होते हैं, जो व्याख्याता थे, उन्होंने इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों की मांग उठती है, भाई हमें इसका हिंदी अर्थ बताइए। हमें जब आप हिंदी अर्थ बताएंगे तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदी को जानते हैं और हिंदी व्याकरण को वो जानते हैं, तो हिंदी व्याकरण के आधार पर वो अंग्रेजी व्याकरण को समझेंगे, अंग्रेजी व्याकरण को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको वाक्य पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, हिंदी में पढ़ाए जा रहे हैं, हिंदी में आपको यूं बता दिया गया कि भाई वाक्य के 2 अंग होते हैं। किसके? वाक्य के। अब यूं बता दिया गया भाई कौन कौन से, तो एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय, ये 2 अंग वाक्य के होते हैं। हिंदी में 2 ही अंग होते हैं, इंग्लिश की तरह नहीं होता। इंग्लिश में जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में भी 2 होती है, एचवी और एमवी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे इंग्लिश में 3 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उस प्रकार से हिंदी में नहीं होता। हिंदी में बस 2 ही चीजें होती है, उद्देश्य और विधेय। इसमें क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट तो उद्देश्य में चला जाता है और बाकी ये दोनों चीजें किस में चली जाती हैं? विधेय में चली जाती है। ये लो, दूसरी भाषा को सिखा रहा है ना, इंग्लिश के द्वारा हिंदी सिखाई जा रही है, हिंदी के द्वारा इंग्लिश। तो इस प्रकार से व्याकरण के माध्यम से दूसरी भाषा को सीखना भी आसान हो जाता है। दूसरी भाषा को अपन यदि कंपेयर करके पढ़े, तुलनात्मक रूप में पढ़े, तो बहुत अच्छे से, आसानी से समझ में भी आता है। एक बात और, हिंदी भाषा शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अध्ययन करवा रहा है, शिक्षण करवा रहा है, तो वहां पर यदि उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो सीधा का सीधा वो विद्यार्थियों को शिक्षण में मतलब ये नहीं कर पाएगा कि वो पूर्ण ज्ञान दे पाए, वो विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो भी भाषा शिक्षण आप करवा रहे हो, क्लास में जा रहे हो, तो आपको उसका व्याकरण आना चाहिए। चाहे आप संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाने जा रहे हो, चाहे आप हिंदी का, चाहे आप इंग्लिश का, व्याकरण ज्ञान होगा तभी आप उन वाक्यों को, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, कुछ भी हो, उसको आप खोलकर अच्छे से बता पाएंगे, जिससे विद्यार्थी रुचि भी ले पाएंगे और जिससे विद्यार्थी सीखेंगे भी। क्यों? हर जगह आवश्यकता होती है 3 शब्दों की। कौन कौन से? क्या, क्यों, कैसे, इन 3 शब्दों की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को प्रत्येक टॉपिक में, प्रत्येक वाक्य में बता दिया जाए कि भाई इस प्रकार की व्यंजना क्या है, क्यों की गई है और कैसे ये बनती है, तो विद्यार्थी अवश्य ही रुचि लेकर पढ़ पाएंगे। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण हेतु, भाषा शिक्षण हेतु लिखेंगे अपन, भाषा शिक्षण हेतु, भाषा शिक्षण हेतु
क्या आवश्यक है? अध्यापक के लिए व्याकरण ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ये चीज, भाषा का शिक्षण करवा रहे हो तो शिक्षक के लिए परम आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान हो, और वो व्याकरण के ज्ञान की सहायता से वो अपने शिक्षण को रुचिकर बना लेगा और विद्यार्थियों को आत्मसात भी करवा पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे इसका और उद्देश्य क्या हो सकता है? व्याकरण ही वह विधा है जो भाषा को अंदर तक खोल कर रख देती है, अंदर तक खोल कर रख देती है। ये खाली इसका बाहरी ढांचा ही नहीं बयां करती। ये ऐसे नहीं है कि भाई शब्द का बाहरी ढांचा, भी वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, बस इतना सा ही ज्ञान नहीं करवाती। ये तो हो गया बाहरी वाक्य। कौन सा? वर्ण से शब्द बने और शब्द से वाक्य बने और वाक्यों से भाषा बनी। ये ऊपरी ढांचा ही नहीं, ये शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। एक शब्द प्रयोग के आधार पर अभिधेय अर्थ देता है। अभिधेय का मतलब होता है सीधा सा, तो मैं सीधा ही लिख देती हूं। सीधा अर्थ देता है या लक्षित अर्थ देता है या व्यंजित अर्थ देता है, इस चीज का ज्ञान भी हमें करवाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई व्याकरण किसी भी भाषा की इतनी महत्वपूर्ण विधा है कि वो उसके आंतरिक स्वरूप व बाह्य स्वरूप दोनों का परिचय करवाती है। तो अगला उद्देश्य हमारा यही हो सकता है। लिख लेते हैं इसको। क्या? व्याकरण द्वारा भाषा के आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। ये लीजिए, अन्य भाषा को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, आपनों ने समझ लिया। अध्यापक के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, साथ साथ इसके आंतरिक व बाह्य स्वरूप को भी जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान है अत्यंत आवश्यक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद और जो दो चार उद्देश्य बचे हैं उनको भी अपन यहां पर देख लेते हैं। और कौन कौन से उद्देश्य यहां पर बचे हैं? देखिए, व्याकरण का यदि आप ज्ञान करवाते हो, ये उद्देश्य ऐसा है जो सबके लिए माना जा सकता है, चाहे आप गद्य शिक्षण करवा रहे हो चाहे वो पद्य शिक्षण। हालांकि पद्य शिक्षण में कम होता है शब्दकोश को बढ़ाना। अब एक विद्यार्थी कितने अच्छे से अपने विचार प्रकट कर पाता है, ये डिपेंड करता है कि उसका शब्दकोश कितना बड़ा है। उसके पास यदि बहुत अच्छे और बहुत सारे शब्द है तो वो अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से प्रकट कर पाता है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? शब्दकोश को बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है? तो गद्य भी आवश्यक है, पद्य भी आवश्यक है, व्याकरण सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इस आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण अध्ययन द्वारा या व्याकरण शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना भी इसका एक उद्देश्य माना जा सकता है। क्लियर? क्योंकि इसमें अपन ये नहीं है कि भी शब्द और वर्ण बनते कैसे हैं, इस चीज को पढ़ते हैं। अपन हिंदी भाषा में जितने प्रकार के शब्द हैं उनको भी पढ़ते हैं। पर्याय शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द,
वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस प्रकार से अपन हर प्रकार के शब्द देखते हैं, तो इससे बालक के या विद्यार्थी के शब्दकोश में या शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भी व्याकरण है, व्याकरण भाषा की प्रकृति का परिचायक है, प्रकृति का परिचायक है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से मैंने व्याकरण शिक्षण से संबंधित सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं यहाँ पे, ताकि व्याकरण शिक्षण में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि भी निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विशेषता नहीं है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्तियां नहीं है, वहां पर ये सारी चीजें आ जाएगी। कुछ भी आ सकता है कि व्याकरण शिक्षण की विशेषताएं निम्न में से नहीं है, तो निम्न में से नहीं है में आ गया कि उसकी प्रकृति का विचार करवाना, शब्दकोश बढ़ाना, रुचि जागृत करना, इस प्रकार से कोई भी चीज है वो आ सकती है। तो यहां पर मैंने हर एक चीज क्लियर करने का प्रयास किया है। प्रकृति का परिचायक, हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक को मैंने देखा है कि भाई हिंदी में जो लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी की विशेषता होती है कि जो लिखा जाता है वो बोला जाता है, जो बोला जाता है वो लिखा जाता है। ये अंग्रेजी की तरह नहीं होती, अंग्रेजी की तरह जैसे PUT तो पुट हो गया, पुट यानी यू का मतलब क्या आ गया, ओ आ गया, और CUT कट, अब यहाँ पे कट हो गया, जबकि आ दोनों में यू स्वर रहा है, यहाँ पे ए का अर्थ दे रहा है, ए का, और यहाँ पे यू, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से हम क्या बताते हैं, हम इसकी नेचर बताते हैं कि हमारी हिंदी जो है उसकी नेचर है कि उसमें जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है। इसका मतलब अपन हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जबकि अंग्रेजी में बहुत से वर्ड तो साइलेंट आ जाते हैं, हमारे हिंदी में तो कोई साइलेंस होता ही नहीं है। तो इसलिए ये व्याकरण और ये चीज कि भाई अंग्रेजी में ऐसे होता है, हिंदी में ऐसे होता है, बताता कौन है, व्याकरण। तो व्याकरण किसका ज्ञान करवाता है, हमें भाषा की प्रकृति का ज्ञान करवाता है, भाषा की नेचर का ज्ञान करवाता है। और यदि अपन देखें तो ये चीज तो अपन देख ही सकते हैं कि भाई विद्यार्थी में रचनात्मकता का विकास करना, रचनात्मकता का विकास करना। अब एक 6ठी क्लास के बालक को आप कह दीजिए कि भी बेटा निबंध लिखकर दिखा, कि कह दे कि गाय पर निबंध लिखकर दिखाए, तो वो आजकल वो आता है ना, वो इस प्रकार से ऐसे गाय बनाई, ऐसे गाय बनाई और लिख दिया निबंध। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर ऐसे करेगा बालक, तो यानी गाय का चित्र बनाकर और उस पर लिख देगा निबंध। 6ठी क्लास के बालक के पास शब्द ही नहीं है, तो वो रचना कैसे कर पाएगा। BA के विद्यार्थी को कहिए, क्योंकि उसका शब्दकोश बढ़ चुका है, उसको व्याकरण का ज्ञान हो चुका है, तो वो वाक्यों को खुद बनाते हुए, उनका निर्माण करते हुए और रचना करने में थोड़ा सा सक्षम हो जाएगा। तो इसलिए रचनात्मकता विद्यार्थी में किसके माध्यम से विकसित हो सकती है, व्याकरण शिक्षण के माध्यम से ही विकसित हो सकती है। हम यहां पर यूं भी कह सकते हैं कि भाई उच्चारण व लेखन में शुद्धता लाने हेतु व्याकरण ज्ञान आवश्यक है। कैसे, मैंने आपको कह दिया कि भाई ये श बोला जाता है, ये स बोला जाता है, तो आप जैसे ही यूं बोलोगे कि शुद्ध, तो आप शुद्ध बोलोगे, शुद्ध नहीं बोलोगे। शुद्ध तो स ये हो जाएगा।
ये बात भी हमें कौन बताता है? व्याकरण बताता है। तो इसलिए जैसे ही आपको व्याकरण शिक्षण के माध्यम से पता चला कि भाई इसका उच्चारण ये होता है, जैसे एक बार है वो एक बच्चा मेरे पास आया और यूं बोला कि भाई यूं बोला कि रे तो एक ही होता है। अब कहीं पर उसे ऐसे लिख देते हैं जैसे पर्यावरण में लिख देते हैं, कहीं उसे ऐसे लिख देते हैं जैसे राष्ट्र में लिख देते हैं, और कहीं उसे ऐसे लिख देते हैं जैसे कृषि में लिखते हैं, और कहीं पर उसे ऐसे लिख देते हैं जैसे प्रकार में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्या मतलब है इसका? तो मैंने उसको कहा कि भाई ये तो रे है, ये रे नहीं है, ये एक स्वर है, ऋषि, ऋ से ऋषि। तो यहां पर यदि आप इस शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो कृषि बोलो, कृषि नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कै में री स्वर लगा हुआ है, र है ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए अब ऐसा ज्ञान यदि विद्यार्थी को करवाया जाए तो वो बाद में इस प्रकार से तो लिखेगा और इसी प्रकार से बोलेगा, तो उसका उच्चारण भी सुधरेगा, उसका लेखन भी सुधरेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक दो उद्देश्य और देखे हैं, वो भी अपन इस क्लास में देख लेते हैं। हो गया? अब ये जो उच्चारण व जो लेखन है उसकी जानकारी मिलती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई व्याकरण के माध्यम से भाषा के मौखिक व लिखित स्वरूप की जानकारी होती है। तो व्याकरण शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को भाषा के लिखित व मौखिक स्वरूप का ज्ञान लिख देते हैं, मौखिक स्वरूप का ज्ञान करवाना। ये भी इसका महत्वपूर्ण स्वरूप हो गया। ये तो उसी से संबंधित हो गया, तो ज्यादा समझने की अपने को जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ व्याकरण शिक्षण के माध्यम से हम विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चले ना कि ये चीज क्या है, ये क्यों आई, ये कैसे बनी, तो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है। तो शिक्षण में रुचि पैदा करना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। तो व्याकरण शिक्षण द्वारा हम बालकों में शिक्षण के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। यदि बालक को ज्ञान है व्याकरण का, मान लीजिए कि अपन हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदी ही भाषा बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं है, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो वो बोलने से पहले थोड़ी झिझक रखिएगा, वो अंदर ही अंदर डरेगा। और यदि आपको हिंदी भाषा बहुत अच्छे से बोलना आता है, आपको एक्सप्लेन करना, व्याख्यान देना आता है, आपको व्याकरण से संबंधित नियमों का पता है, तो आप आत्मविश्वास के साथ और हिंदी बोलेंगे। और हिंदी यदि आपकी बहुत अच्छी होगी तो सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। तो इसके माध्यम से है वो, या व्याकरण शिक्षण द्वारा है वो, बालक में या विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि भी होती है। तो ये भी एक उद्देश्य हो जाता है। आत्मविश्वास की, या अपन यूं ही लिखें, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना, इसका एक उद्देश्य हो सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर अपनों ने देखा कि विद्यार्थी लिखित व मौखिक स्वरूप का ज्ञान कर पाएंगे, विद्यार्थियों में रुचि जागृत होगी, इसके साथ साथ उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। तो यहां पर इसके बाद अपन एक दो चीज छोटी सी और है
देखिए, व्याकरण शिक्षण के बिना भाषा का ज्ञान अधूरा है। तो व्याकरण क्या करता है? भाषा को परिपूर्णता प्रदान करता है। भाषा को परिपूर्णता प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि भाषा व्याकरण ज्ञान द्वारा ही पूरी होती है, वैसे तो अधूरी होती है। तो ये भी हो गया। और इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा या व्याकरण शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में एक महत्वपूर्ण गुण का संचार होता है, जो अध्ययन व अध्यापन दोनों के लिए ही आवश्यक है। तो व्याकरण शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार करना भी एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। प्रेरणा का संचार करना। तो ये हुए भाषा को परिपूर्णता या परिपूर्ण कौन करता है, परिपूर्णता प्रदान कौन करता है? व्याकरण। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार कौन कर सकता है? क्योंकि इसी से अपन प्रेरित होते हैं कि भाई हिंदी आसान है, अपन सीख सकते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य अपनों ने पूर्ण किए। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के अध्ययन हेतु। तब तक के लिए धन्यवाद।